आज मैं आपको लेक्चर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर बताऊंगा आपको मैं। ये बुक्स कोचेकर की बुक्स है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आप पेज नंबर देख सकते हैं जाके। मैं आज आपको फार्मासिस्ट के ताल्लुक से बताऊंगा, जिसके अंदर एक्चुअल चैप्टर है ये फार्मास्यूटिकल इथिक्स। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किया था, वो क्वेश्चन इसमें से ये क्वेश्चन ये था। तो मैं डायरेक्ट लेक्चर शुरू करता हूँ। अब बता देता हूँ फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज जॉब्स, यानी फार्मासिस्ट का जो रिलेशन जॉब में क्या रिलेशन होना चाहिए उसके ताल्लुक से ये डिस्कशन है। मैं आपको ये 1 बाय 1 बता दे, जैसी बुक्स में लिखा है वैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि उसके मुताबिक ये आप प्रिपरेशन कर सके। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। अब फार्मास्यूटिकल सर्विसेज मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो सर्विसेज होती है, जो भी सर्विस यानी जो फार्मास्यूटिकल सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मेडिसिन वगैरह बनाना नहीं किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से कंपनी में की जाती है, उसके ताल्लुक से है ये। तो आपको इसमें 2 पॉइंट है, क्लियर है। आपको बता दूं मैं, फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट एंड रीजनेबल कम्प्रहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विसेज थ्रू आउट मेडिकल स्टोर और फार्मेसी। तो आपको बता दो, इसमें लिखा है क्या फार्मासिस्ट ने ऐसा करना चाहिए, टोटली सर्विसेज जो फार्मास्यूटिकल जितनी भी सर्विसेज है वो मुकम्मल तौर पर देना चाहिए और जिसका कोई तरह का डिले नहीं हो जाए, कोई तरह का ये नहीं हो जाए, यानी इमीडिएटली दे देना चाहिए। ये उन्होंने लिखा, फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट एंड मुकम्मल तौर पर रीजनेबल कम्प्रहेंसिव, यानी बहुत ही अच्छे से फार्मेसी सर्विसेज थ्रू मेडिकल स्टोर और फार्मेसी। किसके ज़रिए? मेडिकल स्टोर के ज़रिए, फार्मेसी के ज़रिए। सच फार्मेसी इंक्लूड, इसके अंदर क्या शामिल है, और कॉमनली रिक्वायर मेडिकल मेडिसिन, इसमें जो शामिल है जो कॉमनली रिक्वायर मेडिसिन, जो आमतौर जो मेडिसिन जो मिलती है वो टोटली मेडिसिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी आपके मेडिकल स्टोर अगर आप जाते हो तो जो भी मेडिकल स्टोर पर जो कॉमनली मेडिसिन मतलब कि होना चाहिए वो टोटली मेडिकल स्टोर के अंदर मिलना चाहिए विदाउट अनड्यू डिले, एंड कोई तरह का डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई मेडिकल स्टोर पर, आपका मेडिकल स्टोर है यार, कोई पेशेंट आता है आपके पास में, आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि अब मेरे पास मेडिसिन नहीं है, तो आपने ये आपका ये सेंटेंस होना चाहिए मेडिसिन है, अवेलेबल है, एंड कोई डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि शाम में ला के देता, सुबह ला के देता। ओके, एंड फर्निशिंग द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ ऑल टाइम। इमरजेंसी सप्लाई ऑल टाइम का मतलब ये होता है हर किसी को इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी रहती है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो मतलब कि ऑल टाइम आपके अवेलेबल होना चाहिए मेडिकल स्टोर पर। तो ये लिखा हुआ है पहला मतलब यही है कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज फार्मेसी ने अच्छे से अंजाम देना चाहिए, यानी उसके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के थ्रू, और जितनी भी कॉमन जो मेडिसिन है वो उसके मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी मेडिसिन भी अवेलेबल होना चाहिए और उसमें कोई तरह का डिले नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फार्मेसी ड्रग स्टोर के ताल्लुक से है। आप 1 बाय 1 आप देख लीजिए। आप ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेक्चर थोड़े लंबे होने वाले हैं और आपको टाइम देना होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। फार्मेसी ड्रग स्टोर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इन एवरी फार्मेसी ड्रग स्टोर देयर शुड बी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट टू हैव पर्सनल कंट्रोल ओवर फार्मेसी। इसमें लिखा हुआ हर एक ड्रग स्टोर यानी कोई भी मेडिकल स्टोर के अंदर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए और उसका जो प्रो कंट्रोल होना चाहिए फार्मेसी पर, मेडिकल पर, यानी हर कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और टोटली कंट्रोल होना चाहिए किस तरह से रखी गई है, किस तरह स्टोरेज कंडीशन है, फ्रिज में कौन सी मेडिसिन रखना नहीं रखना, इस सारी चीज़ है होना चाहिए। आपको फास्ट समझाना होगा क्योंकि टाइम नहीं इतना। ओके, द फार्मासिस्ट शुड हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन कनेक्शन विद इट। इसमें लिखा हुआ है फार्मेसी एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना चाहिए ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रॉपर स्टैंडर्ड, जितनी भी मेडिसिन है प्रॉपर स्टैंडर्ड में रखना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल है जैसे कि लिक्विड है, जैसे कि सिरप है, सिरप फॉर्म है आपका, जैसे कि जिसे कहते हैं है लिक्विड फॉर्म, तो उसने लिक्विड के तरह भी होना चाहिए
और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो टैबलेट है टैबलेट में होना चाहिए, कैप्सूल कैप्सूल में होना चाहिए, यानी प्रॉपर रैक के अंदर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है क्या टैबलेट की तरफ सिरप, सिरप की तरफ टैबलेट, ऐसा गलत मलत नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर स्टैंडर्ड का कनेक्शन में होना चाहिए। ओके, समझ में आ रही बात? इस तरह से होना चाहिए। और बहुत सारी नार्को ड्रग्स में होना चाहिए, जो वेटरनरी सेक्शन होता है मेडिकल के अंदर, वो वेटरनरी सेक्शन में होना चाहिए। ओके, ये हो रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं होगा कि वेटरनरी सेक्शन वुमेन सेक्शन में आ जाए, वुमेन सेक्शन वेटरनरी सेक्शन में आ जाए, एक दूसरे कनेक्शन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। ऐसा लगे कि स्टैंडर्ड है, कोई भी तरह का जो बच्चों की मेडिसिन है वो बच्चों की मेडिसिन में स्पेशल अलग रखे, और जो बड़ों की मेडिसिन है बड़ों की मेडिसिन अलग रखे, स्टैंडर्ड कंट्रोल होना चाहिए मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका pharmacy should be planned in a such a way that there is a no accidental contamination in the preparation, dispensing and supply of medicine। इसमें लिखा है फार्मेसी शुड भी ऐसा प्लान होना चाहिए कि कोई तरह का एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन इन द प्रिपरेशन, कोई भी तरह का एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए। जैसे दवाई है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मैं, क्या आपने कोई मेडिसिन का दवाई रखा है और वो दवाई एक्चुअल में धूप आ रही है उस पर और वो बाहर आपने रख दिया है, तो हो सकता है क्या वो ऑक्सीडेशन हो जाए, दवा ख़राब हो जाए आपकी। ऐसा नहीं कि धूप में पड़ी दवा और बाद में कंटेमिनेशन हो जाए उसके अंदर। नेक्स्ट ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, नो एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन इन दी प्रिपरेशन। ऐसा हो जाए कि उसके अंदर कुछ दवा के अंदर कुछ चीज़ चली जाए या कुछ हो जाए प्रॉब्लम, जैसे टैबलेट फॉर्म है, ये फॉर्म है, टूट फूट हो जाए और आपका कंटेमिनेशन ख़राब हो जाए दवा। और इस तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि बहुत सारी इंसुलिन जो होती है, इंजेक्शन वगैरह जो होता है इंसुलिन इंजेक्शन, वो फ्रिज में रखना चाहिए, और आपने क्या किया, फ्रिज में नहीं रखा बल्कि बाहर रख दिया उसका, उसके स्टोरेज कंडीशन मतलब कि रेफ्रिजरेटरी था, कोल्ड कंडीशन थी, और आपने उसको ड्राई में रख दिया तो जाएगी कंटेमिनेशन हो जाएगा, दवा ख़राब हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर बाद में क्या, डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन, कोई तरह का डिस्पेंसिंग में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सप्लाई मेडिसिन में नहीं आना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए, द अपीयरेंस ऑफ द प्रीमाइसेस शुड रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ फार्मेसी। द अपीयरेंस ऑफ द प्रीमाइसेस शुड रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ फार्मेसी। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी इंसान है ऐसा लगे आपका मेडिकल स्टोर है, ऐसा नहीं कि दूसरी दुकान दिख रही, किराने की दुकान दिख रही है आपकी। द अपीयरेंस ऑफ द प्रीमाइसेस शुड बी रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी ऐसा लगना चाहिए जैसी उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ऐसा रिफ्लेक्ट करे, यानी उसका रिफ्लेक्ट करे, उसको ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं मेडिकल स्टोर है। ओके, ये हो रहा है इसका जुमले का मतलब, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट आता है इंडिकेट टू पब्लिक डेट अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इंडिकेट करे, इशारा करे, इंडिकेट मतलब बताए कुछ हो, क्या प्रैक्टिस फार्मेसी है कि ये वाकई में मेडिकल स्टोर है ना। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी टू द मेन पर्पज ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट, इनका मेन इसमें जैसे कि मेडिकल स्टोर होता है, इनका मेन पर्पस क्या का एस्टेब्लिशमेंट है, कायम किस लिए किया गया है कि मेडिकल स्टोर है कायम किया गया है, ताकि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मेडिकल स्टोर ही है, मेडिकल स्टोर यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई होती है, उसका ही मकसद था इसका मतलब कि कायम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट ये हो गया आपका फार्मेसी ड्रग स्टोर के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पढ़ना हमारा प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन के ताल्लुक से, प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड फॉर द डिस्पेंस शुड नॉट बी डिस्कस विद द पेशेंट। इसका मतलब ये होता है जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ला के देता है उसके साथ ने आपने डिस्कस नहीं करना चाहिए मेडिसिन कैसी है क्या है, मतलब कि उसका प्रिस्क्रिप्शन के तरफ को डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है इस तरह में। ओके, इसमें ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं बताना चाहिए पेशेंट को आपने। और द अदर रिगार्डिंग मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ देयर थेरेप्यूटिक एफिकेसी, ऐसे नहीं हो चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन अभी लिखी के जा रही है दवा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके अंदर जो ड्रग है मीन्स टेबलेट है, सिरप है, इसका यूज़ नहीं है, ऐसा है वैसा, ऐसे नहीं कुछ बतानी चाहिए। एंड रिगार्डिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसको उस तरह का नुक्स नहीं निकालना चाहिए, उनको कोई तरह को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे भी है वैसे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई दी है, ओके छुट्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आफ्टर, एंड पॉइंट नंबर 7
After receiving the prescription, pharmacy should not even show any expression on the face so that patient will lose their faith in the physician prescriber. ऐसा नहीं हो जाए जैसे भी आपने प्रिस्क्रिप्शन मिली आपको और आपने आपका फेस एकदम उतार दिया, अरे ये क्या है, ऐसा ऐसा चेहरे से नहीं नज़र आना चाहिए पेशेंट को। क्या पेशेंट सोचे कि अरे मेरे को क्या हुआ है, कोई गलत कुछ चीज़ तो नहीं हो गई, या तो फिर ऐसा ना हो जाए अरे ओ, ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है, कैसा क्या लिखा हुआ है। क्या पेशेंट ये सोचे कि अरे डॉक्टर ने इसको क्या लिख के दे दिया, गलत तो लिख के दे दिया नहीं, सही तो लिख के दे दिया ही नहीं, और जो उसका है फिजिशियन और प्रिस्क्राइबर तो फेथ निकल जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा। ओके, ये पॉइंट नंबर 16 ऐसा बता रहा है। ऐसी नहीं होना चाहिए बात में, अपना कोई तरह का एक्सप्रेशन नहीं जाहिर करना चाहिए आपके चेहरे से, एकदम नॉर्मलाइज रहना चाहिए आपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है 8वां। 8 पॉइंट्स देख लीजिए, आप बुक सामने रखिए और उसके मुताबिक देखिए, ठीक है। नो एडिशन, ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट इन अ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी मेड विदाउट कंसर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबर और फिजिशियन व्हेन एवर पॉसिबल एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। इसमें लिखा है कि कोई नो एडिशन, ऐसा नहीं है क्या, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने लिखा है एंटीबायोटिक्स और उसके बाद में लिखा है एसिड की दवा सारेडी है और अमोक्सिसिलिन लिखा, आपने लिखा है कि तीसरी और ऐड कर दी उसके अंदर, आपने बोला कि एक काम करो बुखार की दवा भी ऐड कर लो आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर ने लिखा है अमोक्सिसिलिन एंड सारेडी यानी पेंटाप्रोजोल जो भी एसिड की दवा लिखा, ऐसा ना होना चाहिए डॉक्टर ने एक दवा लिखा और आपने उसको ऐड कर दिया, और डॉक्टर ने 3 दवा लिखे और आपने इसमें एक निकाल दी, आपने ये बोल दिया कि इसमें एक दवा काम की नहीं है, ये मत लीजिए आप, ऐसे नहीं होना चाहिए। जितनी हो सके कोई तरह का ऐड मत कीजिए प्रिस्क्रिप्शन में, कोई तरह का आप उसमें ओमिशन में निकालिए मत, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट, इसका मतलब ये होता है कोई तरह का आप सब्स्टिट्यूशन नहीं दीजिए, जैसे डॉक्टर ने जो लिखा है वही दीजिए, दूसरी कोई तरह सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहिए। यानी सब्स्टिट्यूशन मतलब नेमुल बदल जिसे उर्दू में कहते हैं, नहीं देना चाहिए, यानी जो लिखा है वही देना चाहिए। शुड बी मेड विदाउट कंसर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबर, ऐसा मतलब आपने प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि आपको विदाउट कंसर्ट डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, जितनी हो सके उतना मतलब कि आपने दवा अच्छे से जो जैसी प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वैसी दवा देना चाहिए आपने। ओके, ये बात लिखी हुई है शॉर्ट में, बात आउट ऑफ पॉइंट यही कह रहा है, कहने का मतलब। 9 पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ एनी ऑब्वियस एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन इट शुड बी रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर करेक्शन और अप्रूवल ऑफ द चेंज सजेस्टेड। तो इसमें जो 9 पॉइंट है बड़ा हार्ड है, ये प्रैक्टिकल व्यू तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ, कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है कोई केस में कोई गलती है। ओके, लेकिन फिर भी जो पॉइंट हमको एक पढ़ाई के लिहाज से तो बोलना ही पड़ेगा आपको। इन एनी केस ऑफ ऑब्वियस एरर इन दी प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको ऐसा लगता है प्रिस्क्रिप्शन को गलत लिखी हुई है, डॉक्टर ने गलत कुछ लिख के दे दिया है, फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा यानी बच्चों का डोज है, उसने बड़े का इंसान की दवा दे दिया उठाकर बच्चे को गलती से, तो आपने क्या करना है, एक मुलायम एक सॉफ्ट कॉर्नर से बात करना चाहिए, सर ऐसा ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे का डोज है या पीरियडिक डोज है, आपने बड़े का इंसान का लिख के दे दिया है, हो सकता है कुछ चेंजेस कर दीजिए, इस तरह से आपने बोलना चाहिए, और इस तरह से आपने उसको सजेस्ट करके मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को बोल दिया और बोले कि जाओ डॉक्टर ने ऐसा ऐसा लिखा, तो पेशेंट घबरा जाएगा और डर जाएगा, डॉक्टर को कुछ और ही बोल देंगे, तो आपका भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, आपने सॉफ्ट कॉर्नर से कॉल, आजकल मोबाइल का वक्त है, क्योंकि जब बुक्स लिखी गई थी मोबाइल नहीं था। ओके, 91 का सिलेबस है, तो मोबाइल के ज़रिए आपने बात करना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा मुझको ऐसा लगता है पीरियडिक मेडिसिन है, कि पीरियडिक मेडिसिन के मुताबिक आप बताइए कि अडल्ट डोज दिख रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, ऐसा बताना चाहिए आपने, है कि नहीं। डॉक्टर आपको बताएंगे हाँ ठीक है ओके, इस तरह से वो बोलेंगे आपको कि ऐसा ऐसा कर दो। ऐसा होता है मेडिकल में बहुत बार, क्या होता है, क्या डॉक्टर जो होते हैं क्या अडल्ट डोज लिख के दे देते हैं बच्चों को, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर बच्चों को कैप्सूल फॉर्म लिख के दे देते हैं, कैप्सूल बच्चा कैसा खाएगा, ऐसा होता है। कभी उनको पता नहीं रहता है ना आपको बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा बताना चाहिए क्या सर ये कैप्सूल फॉर्म है, कैप्सूल फॉर्म बच्चों के लिए मतलब नहीं है, ये टूटता नहीं है, आधी उंगली नहीं दे पाएंगे, इस तरह से बोलना चाहिए आपने, ऐसा एडजस्टमेंट करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यानी पॉइंट नंबर 11, हाँ, फार्मेसी शुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबर अनलेस इज स्पेशली आस्क्ड टू डू सो।
तो इसमें लिखा है फार्मासिस्ट को कोई तरह का मतलब रिकमेंडेशन को जो सिफारिश नहीं करना चाहिए कि प्रिस्क्राइबर ने ऐसा लिखना चाहिए वैसा लिखना चाहिए। स्पेशली अगर कोई पूछता है तो करना चाहिए, ऐसा नहीं अगर डॉक्टर वगैरह आपको पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए तो ऐसा आपने बताना चाहिए, ऐसा अपनी तरफ से कोई बोलना नहीं चाहिए भाई कि उसने क्या लिखा है। ऑलवेज डॉक्टर सही रहते हैं, ऐसा मन में बढ़ा लेना चाहिए, आपके दिल में ऐसा रख लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है, आप अच्छे से जो मैं पढ़ रखे सुना रहा हूँ आपको वैसे ही याद करना है, वैसे जुमले याद करना है और एग्जाम में लिखना है। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रग ऑन इंग्रेडिएंट। ड्रग इंग्रेडिएंट की तरफ फार्मेसी का क्या रोल होता है, आपको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे बाद में आपको। वाइल डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और ड्रग मस्ट बी वेट और मेजर करेक्टली एज दे मे बी स्केल और मेजर्स। इसमें लिखा है क्या, जब ये इंग्रेडिएंट के ताल्लुक से जब आप लेबोरेटरी वगैरह में वो जॉब करोगे उसके ताल्लुक से है। तो डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट ड्रग मस्ट बी वेव, अच्छे से आपने मतलब कि वजन करना चाहिए, मेज़र करना चाहिए करेक्टली एज द केस में बी स्केल, इसके एक अच्छे पैमाने पर आपने करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो भी डिस्पेंसिंग करते हो या कोई जगह प्रिपरेशन करते हो इस पर कंपनी वगैरह में, तो आपने बेहतरीन अंदाज में मतलब वेव करना चाहिए, गिनना चाहिए कई पर भी। ओके, सही नाप तोल करना चाहिए, जुमले का मतलब ये हो रहा है। ओके, फार्मर शुड, नेक्स्ट 13 पॉइंट, फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज यूज ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। फार्मासिस्ट ने इसमें लिखा हुआ है कि ड्रग ऑलवेज शुड ऑलवेज यूज ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी में रखना चाहिए। इसमें लिखा है अच्छी क्वालिटी में रखो, बढ़िया क्वालिटी में रखो, दवा वगैरह जो बेच रहे हो आप अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, 14 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 14 है, ड्रग्स और मेडिसिन लाइकली टू कॉज एडिक्शन और अदर फॉर्म ऑफ अब्यूज शुड नॉट बी सप्लाइड व्हेन देयर इज अ रीजन टू सपोज देयर इज अ रिक्वायर्ड फॉर सच पर्पस। इसमें लिखा है ड्रग और मेडिसिन लाइक टू कॉज, ऐसा हो जाए एडिक्शन हो जाए, एडिक्शन मतलब कि बार बार लेने वाली दवा, जैसे अल्प्राजोलाम हो गई, नींद की दवा वगैरह होती है ना, तो वो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये दवा से एडिक्शन होने वाला है तो आपने उसको सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ऐसा लगता है व्हेन देयर इज अ रीजन टू सपोज रिक्वायर्ड टू दिस सच पर्पस, ऐसा लगता है कोई ये इंसान को दवा वाकई में लिखी गई है कि ये थोड़ा सा एंजाइटी पेशेंट है, पागल पेशेंट है, चिड़चिड़ा पेशेंट है, इसको दवा ये देना चाहिए तो आपने उसको देना चाहिए। अदरवाइज ऐसा लगता है कि पेशेंट को ज़रूरत नहीं है और ये एडिक्शन होगा, उसको बार बार ये दवा उसको ज़रूरत होंगी, तो फिर आपने उसको नहीं सप्लाई करना चाहिए। इसमें प्रिकॉशन है, ये मतलब ये नार्कोटिक के ताल्लुक से जो दवाओं में नींद वगैरह आती है, जो 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 लत वाली दवा रहती है उनके ताल्लुक से बोला गया। ओके, समझने वाली बात तो ज़्यादा है नहीं। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ताल्लुक से क्या लिखा है बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 15 है, वाइल इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द इंचार्ज फार्मासिस्ट शुड सी डेट द ट्रेनिंग एक्वायर सफिशिएंट टेक्निकल एंड स्किल। इसमें लिखा है जो इंचार्ज फार्मासिस्ट है उसने जो ट्रेनिंग जो लोग आते हैं, जो आपने डिफॉर्म कोर्स कर लिया है तो उनको एक सफिशिएंट टेक्निक देना चाहिए, सफिशिएंट सिखाना चाहिए कौन कैसी दवा रखना, क्या दवा बेचना, किस तरह से रखना, कौनते किधर क्या दवा रखना, स्टैंडर्ड कैसे रखना, कैसी बात करना चाहिए, स्किल वगैरह सारी चीज़ सिखाना चाहिए ट्रेनिंग के ताल्लुक से। ओके, नेक्स्ट आता है नो सर्टिफिकेट शुड बी ग्रांटेड टू द ट्रेनिंग फार्मासिस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विदाउट अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अनलेस द ट्रेनिंग एक्वायर सफिशिएंट नॉलेज। इसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करना चाहिए जब तक कि, जैसे कि आपको जो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की होती है, जब मेडिकल स्टोर जैसे आपका डिफॉर्म हो जाएगा तो आपको 3 महीने ट्रेनिंग देना होगा और इससे आगे पढ़ेंगे अपन, और 700 घंटे मिनिमम, 700-600 घंटे वगैरह मिनिमम आपको ट्रेनिंग देनी होगी, ये लिखी हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने पूरी ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मेडिकल स्टोर आए नहीं और आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लिया, तो मतलब होता है क्या, आपने रेगुलर मेडिकल स्टोर आना चाहिए और सीखना चाहिए, टोटली पीरियड जो भी आपका आवर्स है उतने आपने देना चाहिए मेडिकल स्टोर पर, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, ये हो रहा है इसका मतलब। और जो इंचार्ज फार्मासिस्ट है वो टोटली उसने मतलब इस तरह से ईमानदारी से वर्क करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो आपको बता दूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, लेक्चर लंबे होने वाले हैं तो अच्छे सुनिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपको यही याद करना है।
मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर की तरफ क्या लिखा है, प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रिपरेशन इन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर शुड बी फेयर एंड इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट अनड्यू टैक्सिंग परचेज। इसमें लिखा प्राइस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रिपरेशन ऑफ चार्ज एंड कस्टमर शुड बी फेयर। एंड जो भी आप दवाई बेच रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो उतनी एंड जो प्राइस MRP लिखी है वही ले और उससे ज़्यादा ना ले। हो सकता है उससे आप ज़्यादा ना ले, जैसे कि 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये नहीं लेना चाहिए, 110 नहीं लेना चाहिए। फेयर प्रैक्टिस मतलब ईमानदारी से प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब ईमानदारी से प्रैक्टिस करना चाहिए। डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट, आप कंपाउंड चार्जेस नहीं लगाना चाहिए। कंपाउंड चार्जेस मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोल दिए कि मैं दवा बाजार गया था, उसका पेट्रोल का भाड़ा लगा, आने जाने का भाड़ा लगा, वो चार्ज नहीं लगाना चाहिए। आपने जितनी दवाई लिखी है वो लिखना चाहिए। और अनड्यूली टैक्सिंग द परचेजर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को इस पर टैक्स लग रहा है, उसकी भी दवा, इसकी भी अलग से पैसे दो। ओके, ये हो रहा है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ये होता है ईमानदारी वाली प्रैक्टिस करो। ओके, पढ़ के सुना देता हूँ। लेक्चर थोड़े से लॉन्ग होने वाले, आपको सुनने होगा, इत्मीनान से ईयरफोन लगा के सुनिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2 पॉइंट, फार्मर शुड नॉट make any attempt to capture the business of fellow farmers by unhealthy competition or cutthroat competition that is offering reduced price gift or prices। ये किताबी जुमले है, समझ लीजिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। इसमें लिखा है फार्मेसिस्ट अनहेल्दी कंपटीशन, कोई तरह का कंपटीशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि आईने ऑफर नहीं रखना चाहिए, कोई तरह का अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काटने वाली प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, किसी पेशेंट को आओ गिराओ, या तो कोई तरह का ये नहीं होना चाहिए ऑफरिंग रिड्यूस प्राइस। कोई तरह का ऐसा नहीं होगा 100 की चीज़ें 50 में बेचे, यानी सामने वालों की, जैसे कि आपने ऐसा करोगे तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरे का मेडिकल स्टोर नहीं चल पाएगा और आपका प्रॉब्लम आएगा इसमें, लेकिन इस तरह से गिफ्ट। और फॉर एग्जांपल ऐसा आपने ये बोला क्या 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे आपको ये फ्री, 200 की खरीदेंगे ये फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है वैसी देना चाहिए अपने, ये हो रहा है इसका मतलब। प्रीमाइज प्राइसेस यानी इनाम, कोई तरह का इनाम वगैरह नहीं रखना चाहिए अपने। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, लेकिन आज मार्केट में तो ऐसा हो रहा है क्या आपको डिस्काउंट वगैरह, प्राइस वगैरह, गिफ्ट सब वगैरह मिल रही है, लेकिन इसमें नॉट मेक का नहीं लिखा है, आपको एग्जाम यही लिखना है। ओके, ट्रेडमार्क्स, लेबल, सिंबल और एनी अदर साइन ऑफ अदर फार्मेसी शुड नॉट बी कॉपीड और इमिटेड। इसमें लिखा है क्या फार्मेसी ने कोई तरह का ट्रेडमार्क, लेबल वगैरह और साइन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बेचने लाया और उसको दूसरों का लोगो लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ट्रेडमार्क है, कॉपी है, जो आपका नाम है, कोई तरह का कॉपी नहीं करना चाहिए, सिंबल वगैरह कोई तरह का ही नहीं करना चाहिए आपने। ओके, ड्रग्स पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए। ड्रग्स और अदर इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड शुड ऑलवेज परचेज फ्रॉम रिपोर्टेबल सोर्सेज। इसमें लिखा है जो भी आप दवा वगैरह जब परचेज करते हो रिपोर्टेबल सोर्सेज का खरीदना चाहिए आपने, जहाँ पर सब लोग अच्छी सी मेडिसिन लेते हो वहाँ से लेना चाहिए। आजकल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चलती दुकान से खरीद रहे हो, जहाँ से वाकई में अच्छा माल मिलता हो, अच्छा मेडिसिन मिलती हो, वहाँ से खरीदना चाहिए अपने। रिपोर्टेबल सोर्सेज करने कंपनी से लेना चाहिए अपने, ऐसा घटिया लोगों से नहीं लेना चाहिए, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, मतलब आपने इसका मतलब रिपोर्टेबल परचेज फ्रॉम द रिसोर्सेज करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, जैसे आपने परचेज कर रहे हो, बिल आना चाहिए, बिल आना चाहिए, बिल के बाद में आपको मेडिसिन सही होना चाहिए, कंपनी सही होना चाहिए, सारी प्राइस सही होना चाहिए, रिपोर्टेड सोर्सेज होना चाहिए आपका टोटली, एंड अच्छी जगह से खरीदो। इसका मतलब ये हो रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप। नेक्स्ट आता है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड अदर। हॉकिंग चलती फिरती दवा नहीं बेचना चाहिए अपने, इसका मतलब ये हो रहा है जुमले का मतलब। हॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन शुड नॉट बी प्रैक्टिस और एनी अटेम्प्ट शुड नॉट बी मेड कलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम डोर टू डोर। ऐसा नहीं होना चाहिए हम चलती फिरती, जैसे कि लोग जो गाड़ी में दवा बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग चीका मार के, जैसे कि आपने सुना होगा ये दांत की दवा है भाई, ये इसकी दवा है, दांत की दवा रोड पर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशल मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, उसके मुताबिक बेचना चाहिए। आपने देखा होगा लोग दांत की दवा बेचते रहते हैं, बालों की जड़ने की दवा बेचते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके, आ रही बात जुमलों को समझ में। यानी रोड पर लोग आपने माइक लगा के दवा से ऐसा सुना होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप मेडिकल स्टोर लगाना चाहिए आपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका,
पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, आपकी बुक्स वगैरह में अवेलेबल होगा। सेल्फ सर्विसिंग मेथड इन अ फार्मेसी ड्रग स्टोर शुड नॉट बी अलाउड एज टी वुड इनकरेज सेल्फ मेडिकेशन विच इज़ अनडिजायरेबल एंड डेंजरस। इसमें लिखा हुआ है क्या अपने जानिब से कोई दवा नहीं देना चाहिए। सेल्फ सर्विसिंग मेथड इन द फार्मेसी ड्रग स्टोर शुड नॉट बी अलाउ इन अ सेल्फ इनकरेज सेल्फ मेडिकेशन विच इज़ अनडिजायरेबल। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आजकल तो वैसी दवा दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं देना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि मैं बुखार आया, सर्दी है, खांसी है, लेटरिन है, सारी चीज़ें हो रही है, तो आप दवा दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बताना चाहिए डॉक्टर को, बताइए, डॉक्टर को बताने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लाइए, मैं दवा दे दूँगा। इस तरह से ये बात होना चाहिए। ओके। एंड सेल्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, आपने खुद तरह का वो नहीं करना चाहिए। आगे पॉइंट लिखा हुआ है आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट और डिटेल होने वाला है। वैसे अब ये पॉइंट नंबर 6 और डिटेल होने वाला है आगे। एडवर्टाइज एंड डिस्प्ले। अब एडवर्टाइज एंड डिस्प्ले के ताल्लुक पॉइंट नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ये जाहिर सी बात है, कोई तरह का एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। जुमले का मतलब ये होता है, तो टेंशन न लीजिए आप। पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि आपको याद करना है, वैसे जैसे मैं पढ़ूंगा जब भी आप समझ में आएगा पॉइंट। देयर शुड नॉट बी एनी display or advertisement on the premises in the newspaper elsewhere regarding activities and services provided by the pharmacies। इसमें लिखा there should not be any display, कोई तरह का डिस्प्ले नहीं करना चाहिए आपने। कोई तरह का, जैसे कि आपने लिख लिया कि यहाँ पर दांत की दवा मिलती है, दांत का दर्द अच्छा हो जाता है, और कोई तरह की आपको बाद में दवा नहीं लगती। आपने लिख लिया यहाँ बाल झड़ने की दवा मिलती है, आपकी ज़िंदगी के बाल नहीं झड़ेंगे। इस तरह से आपने लोगो लगा दिया, एडवर्टाइज कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मेडिकल स्टोर पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने लिख लिया क्या यहाँ पर कमर दर्द की दवा मिलती है, कभी आपको दर्द ही नहीं होगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई तरह का आपने डिस्प्ले नहीं दिखाना चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, कोई तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए। ये भी जुमला आगे डिस्क्राइब होने वाला है। ओके। द फार्मेसी शुड नॉट मेक एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन, जो कंटेन लिखा है देखो, मिसलीडिंग और एक्सएग्रीगेटेड स्टेटमेंट और क्लेम, जो मैंने आपको बताया है, मिसलीडिंग नहीं करना चाहिए, कोई तरह का मतलब गुमराह नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बताएं, क्लेम नहीं करना चाहिए क्या बाल झड़ने की दवा मिलती है, बाल कभी नहीं जाएंगे आपकी, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ओके। और स्किन की दवा, गोरा बनने की दवा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो काले है तो गोरे हो जाएंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या आता है, गारंटी ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी। वो जो आपको मैंने कहा है, वो तरह गारंटी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे कि चेहरे पर अगर मुहासे वगैरह आते हैं, आपने बोले कि चेहरा आपका साफ हो जाएगा, आप ये दवा ले लीजिए, इस तरह से कोई तरह का गारंटी नहीं लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या आता है पॉइंट आपका, एन ऑफर टू रिफंड मनी पेड। आपने लिखा अगर फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अगर आपका मतलब कि चेहरा अच्छा नहीं हुआ तो पैसे वापस लेके चलाना, इस तरह से वो नहीं होना चाहिए आपका। आपने ऐसे बोला कि आपके बाल अगर नहीं झड़ना बनो तो पैसे वापस लेके चलाना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एन अपील टू फियर। ऐसी अपील नहीं, एन अपील टू फियर मतलब ऐसा नहीं, एंड डर की प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, लोगों को डरा कर नहीं करना चाहिए कि आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, वैसा प्रॉब्लम आ जाएगा, इस तरह से लोगों को डरा कर, डर का खौफ नहीं, डर का प्रैक्टिस नहीं करना, लोगों को डरा कर नहीं बेचना चाहिए, एकदम फियर प्रैक्टिस करना चाहिए, ईमानदारी वाली प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट बन गया द वर्ड क्योर। क्योर मतलब कि अच्छा करना, इन द रेफरेंस इन दी एलिमेंट बीमारी और सिम्टम ऑफ इलनेस, मतलब ऐसा वर्ड क्योर आपने लिख लिया और बोले कि ये यानी इलाज, इसी का इलाज आपने देखा होगा बहुत सारे बोर्डों पर ऐसा लिखा हो रहता है कि यहाँ पथरी का इलाज किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है और 100% गारंटी है। इस तरह से वर्ड नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके। ऐसा हमने देखा होगा। ओके। मैंने देखा कि हमारी तरफ भी है इस तरह चीज़ें। फार्मेसी इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, फार्मेसी अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड प्रैक्टिस मेडिसिन, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड अंडर प्रैक्टिस दैट देयर इज अ डायग्नोस डिजीज और प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, हाउएवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इमरजेंसी ही मे रिकॉर्ड फर्स्ट एड सर्विसेज। इसमें क्या लिखा है, फार्मेसी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड प्रैक्टिस मेडिसिन डायग्नोसिंग डिजीज। फार्मासिस्ट ने कोई तरह की डिजीज डायग्नोज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, मतलब जुमले का मतलब। और प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं करना चाहिए मेडिसिन कोई तरह का। जैसे बहुत सारे फार्मासिस्ट जैसे नए होते हैं, जैसे आपको को पूछता है फॉर एग्जाम्पल तो कौन सी दवा लगती है, नहीं होना चाहिए, आपने बताना चाहिए कि डॉक्टर को बताइए और वो
प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन आपको इधर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन मतलब आप बोल रहे हो मेडिसिन ये ले लो वो ले लो, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है और इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी मतलब कि कुछ हो जाता है, मैं ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एड आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई गिर गया है तो आप उसको फर्स्ट एड कीजिए, बताइए इस तरह से कि उसको यहाँ दवाखाने ले जाइए, ये दवा दिए उधर, ऐसा एक्सीडेंट के मौके पर आपने मदद करना चाहिए। वैसे नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आप डायग्नोस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फार्मेसी शुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर अनलेस स्पेशली आस्क फॉर इट। फार्मेसी शुड नॉट रिकमेंडेड करें। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है क्या है, तो अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहिए कि डॉक्टर बहुत अच्छा है इसके बाद चले जाओ, इसके बाद चले जाओ। जब बहुत सारे लेडीज़ होते हैं, लेडीज़ पूछती है फॉर एग्जांपल कौन सा बच्चों का औरतों का डॉक्टर अच्छी है, ऐसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा डायबिटीज़ के डॉक्टर अच्छे हैं, मतलब शुगर के पेशेंट कौन से है, तो अपनी तरफ से नहीं बताना चाहिए। अगर कोई आपको पूछता है तो बताना चाहिए। ओके, जुमले का मतलब ये हो रहा है, कोई पूछता है तो आप बताइए, जरूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए आप क्या लिखा है, तो पढ़ के सुना देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, फार्मर शुड नेवर इंटर एनी सीक्रेट एग्रीमेंट विद द मेडिकल प्रोफेशन, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी सर्जन टू ऑफर देम कमीशन गिफ्ट बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर। जुमले का मतलब ये हो रहा है, शॉर्ट में पूरा जुमले का मतलब ये हो रहा है, सीक्रेट मिशन यानी कोई तरह का कट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, कमीशन वाला काम नहीं रखना चाहिए। सीक्रेट मामला जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दवा आती है और बोलना कि ये 10% तेरे है 10% मेरे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सीक्रेट मतलब जुमले का मतलब ये हो रहा पूरा, आप पढ़ के सुना दिया था क्या है मैटर। एंड कमीशन वाली प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। फार्मेसी शुड नेवर एंटर एनी सीक्रेट एग्रीमेंट। सीक्रेट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग अदर जगह से कंपनी ला लेते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं क्या सर आप अगर ये दवा लिखेंगे आप तो 10% मैं आपको एग्रीमेंट करता हूँ, अगर आप 100 रुपये के लिखेंगे तो 20 रुपये मैं दूंगा आपको। इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ये एग्रीमेंट विद मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल फिजिशियन के ताल्लुक से डेंटिस्ट हो गया, दांतों का डॉक्टर, वेटरनरी प्रैक्टिस हो गया, जो जानवर डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, टू ऑफर देम कमीशन नहीं देना चाहिए। और ये डॉक्टर ऐसा बोले कि सर आप 1000 का माल निकाल देंगे तो 100 रुपये का गिफ्ट मिलेगा, आप 10,000 का माल निकाल देंगे तो मैं आपको चादर ला दूंगा, गिफ्ट पंखा ला दूंगा। इस तरह से ये नहीं रखना चाहिए आपने। बाय रिकमेंडिंग इज डिस्पेंसिंग और ड्रग स्टोर, इस तरह से रिकमेंडेशन नहीं करना चाहिए और जुमले का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मेसी शुड नॉट हैव एनी क्लैंटेंसीन और अंडर हैंड अरेंजमेंट विद दी एनी फिजिशियन। इसका मतलब ये होता है कि खुफिया वाली कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई तरह का मतलब कि अंडर हैंड अरेंजमेंट विद एनी फिजिशियन। अंडर हैंड मतलब ये होता है कि आपने सुना टेबल के नीचे से मतलब कि दवा नहीं काम हो, टेबल के नीचे से पैसे दे दो, ऐसा नहीं काम होना चाहिए, यानी फेयर प्रैक्टिस करो, फेयर का काम करो। अंडर हैंड नहीं होना चाहिए एक तरह का, मतलब कि इस तरह का कहने का मतलब ये है कि कमीशन वाला काम नहीं होना चाहिए। जुमले का मतलब ये हो रहा है, टेंशन मत लीजिए आप। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं अपन। फार्मासिस्ट इज अ लिंक बिटवीन मेडिकल प्रोफेशन एंड पब्लिक। फार्मेसी कैसा होना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन का, पब्लिक का और मेडिकल प्रोफेशन को दोनों का मौका मतलब कि वो होना चाहिए। जैसे कि आपका जो वास्ता पब्लिक से होना चाहिए और मेडिकल प्रोफेशन से होना चाहिए, सर वास्ता होना चाहिए आपका। जैसे आपका मेडिकल, आपको कोई फार्मासिस्ट बोले, आप मदर फार्मेसिस्ट बोले, पब्लिक आपको जाने अच्छा आए, आप यू शुड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद मॉडर्न डेवलपमेंट इन फार्मेसी। आपका कैसा होना कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आप डेवलपमेंट इन फार्मेसी मतलब मॉडर्न होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है जो भी नए दवा कौन सी आ रही है, क्या आ रही है, सब आप डिस्कवरी क्या हो रही है, इस तरह से आप नॉलेज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। कहने का जुमले का मतलब अपडेट होना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे अपडेट हुआ है आजकल, है ना। आप अपडेट होना चाहिए, कौन सी नई दवा है, क्या डिस्कवरी हो, तरह से आप अपडेट होना चाहिए। एंड अलाइड फील्ड और नई फील्ड में आना चाहिए। अलाइड फील्ड मालूम होना चाहिए आपको, अभी नया क्या आया, कौन सी मेडिसिन है, क्या आया, क्या डिस्कवरी हुई, क्या रिसर्च हुई, ताल्लुक से सब मालूम होना चाहिए आपको। ओके, ये शुड बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। आप कैसे, जैसे कि आपने डिफॉर्म कोर्स चूज़ कर लिया है
तो आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको हर दवा का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी दवा काय पर चलती, क्या होती, क्या होता, क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, टोटल ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए या इस पर एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई भी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ने पूछा है कि अटेनॉल है, अटेन है, पैरासिटामोल है, ये काय के लिए चलती, क्या होती है, एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, आपने बताना चाहिए, पट 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 बताना चाहिए आपने। ओके, हमारा 14 पॉइंट चल रहा है। मैंने आपको सो दैट द मे एडवाइज द फिजिशियन ऑन दी फार्मास्यूटिकल मैटर, तो इन्होंने कहा क्या आप, ताकि आप फिजिशियन को एडवाइस भी कर सकते, जब आप इन्फॉर्म वगैरह हो जाओगे या कोई मास्टर डिग्री ले लोगे तो आप एडवाइस भी कर सकते हैं फिजिशियन को, क्या सर ऐसा मैटर में ऐसी दवा देना चाहिए, ऐसा इसका चीज़ होती है, ऐसा इसका इंडिकेशन है, इस तरह से मतलब रिसर्च की गई, आप बोल सकते हैं आप। बाय इनलार्जिंग द स्टोर ऑफ नॉलेज ही मे बी एबल टू एजुकेट द पब्लिक टू मेंटेन देयर हेल्थ। इसका मतलब होता है आपका जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा आपने ऑब्टेन करना चाहिए, और ये जो नॉलेज आपने लिया है तो पब्लिक को आपने देना चाहिए, तो ताकि लोगों की हेल्थ अच्छे रह सके, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए कि मेडिसिन कैसे लेना, कि किस टाइम में लेना, कौन सी मेडिसिन खाना, जनरल कौन सी होती है, स्टैंडर्ड कौन सी होती है, कौन सी मेडिसिन कब खाते, क्या खाते हैं, सर पब्लिक को बताना चाहिए, अपने आप का फ़र्ज़ बनता है। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉइंट हम डिस्कस होगा अपना। ये पेपर इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको हार्ड लग रहा होगा से। Pharmacy should neither discuss physician prescription with customer nor disclose to the composition of prescription। इसमें लिखा है pharmacy should neither discuss physician prescription। इसमें लिखा है कि फार्मेसी जब कोई आपके पास पेशेंट आता है और आपको प्रिस्क्रिप्शन बताता है तो आपने उसका डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसमें क्या लिखा है क्या बताना नहीं चाहिए, और डॉक्टर की भी नुक्स नहीं निकालना चाहिए, उसने क्या लिखे, क्या क्या दिया है क्या नहीं, और डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कहीं काय की दवा है। फॉर एग्जांपल किसी की कैंसर की दवा है दी हुई है, क्योंकि तो आपने ये नहीं बोलना चाहिए अरे ये तो कैंसर की दवा है, तो पेशेंट घबरा जाएगा, वो तो वहीं मर जाएगा, आपके बोलने से मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बोल दिया अरे यार ये तो उसकी दवा है, ये तो इसकी दवा है, आपने बोल दिया ये तो अपेंडिक्स की दवा है तो वो मर ही जाएगा, उसने आपने बोल दिया अरे ये तो अटैक की दवा है तो वो वहीं अटैक आके पहले मर जाएगा आपके दवा खाने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, आपने खामोशी, और आपके चेहरे से भी नहीं होना चाहिए, आपको पता है इससे पहले चेहरे का हुआ ना अपना, चेहरे से भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। देख लीजिए कितने मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए ना, ठीक है फटाफट पढ़ के सुना देते हैं। फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, नंबर 1 पॉइंट देखिए, फार्मेसी शुड ऑब्जर्व द लॉ एंड इथिकल प्रिंसिपल टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन। इसमें लिखा फार्मेसी शुड भी ऑब्जर्व करे जितने भी फार्मेसी एक्ट बने हैं, जो भी कानून कायदे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, इथिकल प्रिंसिपल जो इथिकल जो इखलाक है उसके मुताबिक मतलब क्या प्रोफेशन इस्तेमाल करें, जैसा लॉ है वैसे कानून वैसे आप रहें। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब का इलीगल प्रैक्टिस करे, फॉर एग्जाम्पल नारकोटिक्स हो गई, अब दवा ला के बेचे, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको प्रोफेशन में आप इथिक्स पैदा करें, इखलाक पैदा करें, प्रोफेशन प्रिंसिपल और उसूल वाली ज़िंदगी जिए। इसका मतलब जुमले का मतलब ये होता है वो अच्छी उसूल वाली स्टैंडर्ड लाइफ जिए और कानून की ज़िंदगी जिए, कानून के मुताबिक लाइफ गुजारिए, कोई तरह का इलीगल प्रैक्टिस नहीं कीजिए, कोई तरह का प्रोफेशन नहीं कीजिए, और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ और उसूल वाली लाइफ जियो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फार्मेसी शुड एक्सटेंड द हेल्प एंड कोऑपरेशन टू हिज फेलो फार्मासिस्ट इन इमरजेंसी एंड लेजिटिमेट नीड्स एंड जायज़ ज़रूरियात। लेजिटिमेट नीड्स का मतलब होता है फार्मासिस्ट शुड एक्सटेंड द हेल्प करे, कोऑपरेशन करे इस फेलो फार्मासिस्ट, जो आपके साथ में फार्मासिस्ट है, जो भी है आपका जैसे डिफार्म हो जाता है बहुत सारे आपके ड्रग स्टोर, एक्चुअल फार्मासिस्ट है और ड्रग स्टोर वालों को बोला जा रहा है, बहुत सारे या तो कंपनी जो जॉब करते हैं उनको बोला जा रहा है। ओके, उन्हें आप हेल्प करें, कोऑपरेशन करें और उनके साथ में ये करें, जैसे उनको इमरजेंसी में कोई ज़रूरत महसूस होती है उनको उनके मदद करें। इस मतलब जुमले का मतलब यही हो रहा है। ओके, फार्मासिस्ट शुड ट्राई टू वीड आउट अनडिजायर्ड करप्ट और dishonest conduct of the member of his profession, maintaining his reputation in the society. Farmer should try to weed out the undesirable corrupt। इसमें लिखा weed out the and जो undesirable corrupt है यानी जो भी करप्शन वाली प्रैक्टिस है उसे विद आउट करे, यानी विद आउट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, कोई भी चीज़ को ख़त्म कर दी जाए, निकाल दिया जाए। और जो करप्शन हो रहा है ऐसा लगता है बहुत जगह
करप्शन हो रहा है, जैसे कि अगर आप DI बन गए और बहुत जगह करप्शन चलता है तो आपने उसको खत्म कर देना चाहिए, ईमानदारी प्रैक्टिस करना चाहिए आपने, है ना। आ रही बात ख्याल में। डिसऑनर कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ हिज प्रोफेशन मेंटेनिंग द इट इज स्टेटस इन द सोसाइटी। अगर ऐसा लगता है कि बहुत जगह डिसऑनेट एंड ईमानदारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो आपने ईमानदार बनकर ऐसा बोलना चाहिए समाज में कि ये बेईमानी हो रही है, ऐसा ऐसा मसला आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग गलत मेडिसिन सेल कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए ये मतलब ये हो रहा है। अगर आप DI बनते हैं लाइफ के अंदर तो अनडिजायरेबल और करप्ट जो प्रैक्टिस होती है उसको ख़त्म कर देना चाहिए अपने, ओके। अगर आप कमिश्नर बनते हो तो कोई तरह का ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब पॉइंट नंबर 4, फार्मेसी शुड हैव फेयर नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट। इसमें लिखा है कि फार्मेसी को फेयर ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉ, यानी फार्मेसी को पूरा नॉलेज होना चाहिए, फेयर यानी ईमानदार नॉलेज होना चाहिए ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर आपकी स्टेट वो नहीं महाराष्ट्र, लेकिन पूरे इंडिया का नॉलेज होना चाहिए आपको, पूरे इंडिया का क्या कानून है, क्या कायदे। आपको सुना होगा कि हमें कानून की चीज़ मालूम होना चाहिए, आपको कोई तरह का आपको पूरे कानून कायदे मालूम होना चाहिए किस तरह से, मतलब कि फार्मेसी के रूल और रेगुलेशन है, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। ऑफ द स्टेट फार्मेसी को के तमाम कानून मालूम होना चाहिए। अगर कोई किसी मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी नहीं है तो उसको क्या फ़ाइन लगता है, मेडिकल स्टोर सस्पेंड कब होता है, ये सारी चीज़ मालूम होना चाहिए आपको। एंड नेशन पार्टिंग टू फाउंड ड्रग फार्मेसी एजुकेशन हेल्थ, और नेशन यानी हिंदुस्तान में आपने टू फूड ड्रग इस तरह से आपने मतलब कि क्या होना चाहिए, आपने हिस्सा लेना चाहिए पार्टनिंग टू फूड ड्रग फार्मेसी एजुकेशन हेल्थ। आपने इस तरह से मतलब कि एक मुल्क को भी तरह आपने बताना चाहिए ड्रग्स के ताल्लुक से, फार्मेसी ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, इस तरह से आपने हेल्प करना चाहिए। जो भी आपका सेक्टर है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप फूड है, आप फूड के ताल्लुक से बता सकते हैं कि कौन सी दवा का कौन सी फूड अच्छी है, कौन सी फूड अच्छी नहीं है। ड्रग अगर आप इन्फॉर्म करते हैं, PhD करते हैं तो आप बता सकते हैं क्या कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी आपने रिसर्च करना चाहिए, सारी चीज़ें आप बताना चाहिए। फार्मेसी एजुकेशन आपने फार्मेसी एजुकेशन के ताल्लुक से बताना चाहिए, हेल्थ के ताल्लुक से बताना चाहिए, ओके। पॉइंट नंबर 5, फार्मेसी शुड हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स। इसमें लिखा है फार्मेसी ने अप टू डेट नॉलेज रखना चाहिए। जो आज के रिसेंटली जो नॉलेज है वो पूरा आपके पास होना चाहिए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए आपको। अप टू डेट नॉलेज यानी आज की जो भी डेट में हुआ है, जितने भी डिस्कवरी जितनी भी रिसर्च हुए वो आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। ये शुड एसोसिएट हिमसेल्फ विद द वेरियस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए हिमसेल्फ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। द एम्स एंड ऑब्जेक्ट विद द कंपेटेबल विद दिस कोड ऑफ एथिक्स। आपका मकसद वगैरह आपको मकसद मालूम होना चाहिए, और कोड ऑफ एथिक्स मालूम होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। मतलब जुमले को मतलब ये हो रहा क्या, आपको कोड ऑफ एथिक्स मालूम होना चाहिए, यानी आपका मकसद क्या है, फार्मेसिस्ट क्या होता है, और आपका इखलाक क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या आप फार्मेसिस्ट बन गए आपको पता ही नहीं आप कौन है, ओके। ये हो रहा है फार्मेसी का आपका स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। फार्मेसी शुड नॉट परफॉर्म सच एक्ट विच ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू हिज प्रोफेशन और हिमसेल्फ। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 6 में कि फार्मेसी को ऐसा नहीं हो, ऐसे उसने प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ऐसा डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए क्या उसका प्रोफेशन को उंगली उठाए लोग। ऐसा नहीं हो जाएगा यार वो तो कुछ और ही प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ और ही देता है, उसको कुछ नहीं समझता है। तो इसका मतलब ये होता है आपको कोई तरह का उंगली नहीं उठाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पूरा नॉलेज रखना चाहिए, सारी चीज़ें मालूम करना चाहिए आपने, और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ओके। आपको इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं दूसरा बना के दूँगा। ये होगा एक पूरा, अगर एग्ज़ाम में कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है इथिक्स और लॉ का भी आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दे दूँगा इंशाल्लाह। ये इसमें से एक नेक्स्ट वीडियो आपको दे दूँगा, आप जितना समझ लीजिए, एक बार अच्छी सुनिए इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम आता है मेरे को आप पूछ सकते हो, कुछ मसला नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जाता है तो मुझको नंबर 992125 पर आप पूछिए। एग्ज़ाम से पहले आप कॉल करके मुझको पूछ सकते हैं। आज का जो मैंने लेक्चर आपको पता सबसे बेहतर है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉल करूँगा। इसके बाद जो लेक्चर आपको
क्वेश्चन है वो आंसर मैं बता दूंगा आपको। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया, सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया। आप 102 से 3 बार सुनिए, जब आपकी समझ में आएगा, इतनी समझ में नहीं आएगा आपके। ओके, इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर बना दूंगा आपको, आप समझिए। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।